हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समित एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं एपी के सेकंड लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस के बारे में पढ़ा और एपी क्या होता है उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा और थोड़े थोड़े कॉमन डिफरेंस पर बेस्ड सवाल हम लोगों ने किए थे। उसमें मैंने बताया था कि उसमें हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी को कंप्लीट करने वाले हैं, बट वो हमारा वीडियोस काफी लंबा हो चुका था, जिस कारण से मैंने सोचा कि उसमें करने की जगह उसको एक और सेपरेट वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि nth टर्म ऑफ एन एपी पर बेस्ड काफी अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। वो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था वो एक तरह से हमारा मिर्ची पटाखे की तरह था, और अभी जो है ये चॉकलेट पटाखे की तरह है। चॉकलेट वो छोटा वाला बम होता है ना दिवाली में, जो हम लोग जलाते हैं ऐसे शू बूम करता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा आएगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वो थोड़ा बड़ा धमाका होगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो छोटी छोटी चीजें पढ़े थे पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में, तो उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि एपी जो होता है उसमें जो टर्म्स होता है उसको कैसे लिखता है, a1 a2 a3 a4 और ऐसे करके an-1, और लास्ट वाला जो टर्म होता था nth टर्म उसको an बोलते हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इस तरह से टर्म्स को हम लोगों ने देखा था। फिर यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते थे वो कुछ इस तरीके से निकालते थे कि डी निकालना है, यानी डी मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या करोगे, कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, a2 में से a1 घटा लेंगे तो वो आ जाएगा, या फिर a3 माइनस a2 कर लेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या फिर an में से an-1 घटा लेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जा रहा था, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल रहे थे। हम लोगों ने कुछ सवाल भी किए थे, तो वहां पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था तुम लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो कॉमन डिफरेंस कभी पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है और कभी जीरो भी आता है, ठीक है। और अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है यानी कि जीरो से बड़ा आता है, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि वो इंक्रीजिंग एपी है। मतलब कि पहले छोटा वैल्यू मिलेगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके बड़ा बड़ा मिलते जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर्स बनने वाला है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो 2 4 6 8। अब इसका ना थोड़ा सा मुझे बताओ डी कितना आएगा। तो डी कैसे निकालेंगे, तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है। ये वाला टर्म है तो इसके बाद वाला टर्म क्या हो गया, कॉन्जुगेटिव। 4 के बाद वाला 6 कॉन्जुगेटिव हो गया। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हमारा 2 आ रहा है और 2 एक पॉजिटिव है, और यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हमारा इंक्रीजिंग है। 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, तो वो सब बड़ा वैल्यू आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा इंक्रीजिंग एपी हो जाएगा। इसके बाद डी अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब जीरो से छोटा है तो वो हमें डिक्रीजिंग एपी देगा। कुछ यूं तरह से ऊपर आया छोटा 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 छोटा, इस तरह से पूरी तरह से छोटा होता जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो 10 7 4 है, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस अगर निकालने जाएं, यहाँ पर डी का वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड में से क्या करो, फर्स्ट को घटा दो। 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, ये तो वही -3 आया। ओके ओके सर, यहाँ पर -3 आ चुका है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये घटता है, ये डिक्रीजिंग होगा। तो ये देख भी रहे हैं कि 10 के बाद छोटा नंबर आया, 7 के बाद और छोटा नंबर आया, 4 के बाद और छोटा आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। -3 करना ना, 4 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा। सिंपल सा था। अब आ जाओ नेक्स्ट, डी का वैल्यू अगर जीरो लेते हैं, जीरो यानी कि नो कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बेसिकली जीरो हो जाएगा। तो उस केस में हमारा जो एपी आएगा वो हमारा कांस्टेंट आएगा। जैसे एग्जांपल में 4 4 4 4 4, ठीक है। एक सवाल किए थे 2 2 2 2 2 2, उस तरह का जो सवाल था वो कुछ इसी तरह का एग्जांपल में आता है, ठीक ना। तो ये कुछ बेसिक्स था, डी के बारे में पढ़ लिए थे। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एपीज आर, हमारे पास 2 तरह के एपी होते हैं। कौन कौन, पहला होता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में क्या होता है, इसका नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब होता है एक फिक्स नंबर, ठीक ना। यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास रहेंगे तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट एपी। जैसे एग्जांपल में 2 4 6 से 26, 2 से स्टार्ट हुआ 26 तक गया है, इसका मतलब वो एंड आ चुका है। स्टार्ट एंड आ गया, इसका मतलब फाइनाइट। ओके, अब आते हैं दूसरा, इनफाइनाइट एपी। इसमें क्या होता है, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर जो टर्म्स की संख्या होगी वो बहुत ज्यादा होगी। कितना ज्यादा बता नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकती है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। जैसे इसको एग्जांपल लेते हैं 18 28 38 48, इसके बाद सर यहाँ तो 10 10 10 10 बढ़ रहा है,
ओके भैया, यहाँ पर 10 बढ़ रहा है, 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 तो 48 के बाद 10 बढ़ेगा तो कितना आएगा 58, 58 के बाद 10 बढ़ेगा तो कितना आएगा 68, उसके बाद बढ़ाते जाओ तो कहाँ तक जाओगे, यूं 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 यूं, कहाँ, कहीं नहीं जा सकता भाई, बहुत दूर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा इनफाइनाइट एपी हो गया। बात समझ में आया तो एक बार लाइक करो। अब चलो देखते हैं एपी के जनरल टर्म के बारे में, यानी कि nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का nth टर्म क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म हमारा होता है उसको क्या लेते हैं, A1 लेते हैं, सेकंड टर्म को A2 लेते हैं, थर्ड टर्म को A3 लेते हैं, फिर फोर्थ टर्म को A4, फिर फिफ्थ टर्म को A5। ये सारे टर्म को हम लोग मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एपी में है, ठीक ना। तो अगर मुझे बताओ A5 यानी कि मतलब फिफ्थ टर्म हो गया, तो फिफ्थ टर्म के बाद क्या आएगा, सिक्स्थ टर्म आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सेवंथ टर्म आएगा। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी तुम्हारा एपी में रहता है, जैसे एग्जांपल में हम ये ले रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, ऐसे करके अगर हमें निकालना पड़ा 20th टर्म, ऐसे करके हमें निकालना पड़ा 20th टर्म, तो उस 20th टर्म को कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर एक सिंपल तरीका हमने जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था वो ये था कि अगर मुझे इसके बाद 3 और नेक्स्ट टर्म को अगर निकालना है तो उसका तरीका क्या था कि ये किस हिसाब से बढ़ रहा है। 2 में 2 ऐड किए, फिर 4 में 2 ऐड किए, 6 में 2 ऐड किए, तो फिर 8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 14 मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाले थे, इसके बाद भी हम टर्म्स निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर तो 20th टर्म को इसने पूछा, अगर बोल देगा 120th टर्म, 118th टर्म, 2015th टर्म, तो कैसे निकालोगे, वो तो इस तरीके से नहीं चला पाओगे ना, कितना बार जोड़ोगे, अरे हाथ है, पैर है, दिमाग है, कितना बार उसको थकाओगे, उतना दूर नहीं जा सकता ना भाई। तो यहाँ पर इन चीजों को निकालने का एक शॉर्टकट है, उसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। तो वही nth टर्म हम लोग निकालने जा रहे हैं। nth टर्म यानी कि जितना भी तुम्हें वैल्यू, जिस पोजीशन का वैल्यू तुम्हें निकालना है, उसके लिए ही ये तुम्हारा फॉर्मूला बनने वाला है। तो आओ यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारा टर्म्स हो गया, एपी में दिया हुआ है। हम लोग क्या पढ़े, एपी में अगर कोई भी चीज होता है तो उनके कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आता है वो हमारा डी आता है ना। तो यहाँ पर A2 और A1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी। A2 और A3 का डिफरेंस कितना आएगा, डी। इस तरह से ये भी आएगा, बाकी सारा डी 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 डी, और उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इस एपी का डेफिनेशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक और डेफिनेशन देखा था। क्या देखा था कि प्रीसीडिंग टर्म में अगर हम एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है, उसी में अगर हम एक और फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। जैसे 2 में यहाँ पर क्या करोगे, 2 ऐड करोगे 4 मिल जाएगा, 4 में 2 ऐड करोगे 6 मिल जाएगा, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 मिल जाएगा। इस तरह से तुम हर बार 2 को ऐड करते जाओगे, तुम्हें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस तो डी ही लोगे। तो ये अगर ए ले लिए तो इसके बाद वाला टर्म कैसे पता चलेगा, यानी सेकेंड टर्म, तो उसको क्या कर सकते हैं, ए, और उसमें जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, तो ए में डी जोड़ दो। फिर क्या करना है, थर्ड टर्म निकालना है, यानी A3 निकालना है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड में फिर डी जोड़ देंगे, यानी कि जो सेकंड टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसमें एक और डी हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये a प्लस डी तो पहले से ही था, अब a प्लस डी पहले से है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक थोड़ी और जोड़ दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर इसका कितना वैल्यू आ गया, a प्लस 2d। इसी तरह से अगर फोर्थ टर्म निकालना है, यानी a4 निकालना है, तो क्या करोगे, थर्ड टर्म में से एक d को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर 2d तो पहले से है, तो एक तो d और ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2d प्लस d कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ गया a प्लस 3d आ गया। इसके बाद अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो क्या करोगे, a5, यानी कि उसमें फोर्थ टर्म में फिर से d जोड़ देंगे। हर बार हमें d जोड़ते जाना है और हमारा जो भी एक्सप्रेशन है वो निकलता जाएगा। तो ये a5 निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस 3d में एक d जोड़ दिए तो 4d आ गया। अब थोड़ा सा ना इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो हमें nth टर्म लिखने में ना कोई समस्या नहीं आने वाली है। यहाँ पर देखो, a1 था a आया, a2 था a प्लस d आया, a3 था a प्लस 2d आया, a4 है a प्लस 3d आया, a5 है a प्लस 4d आया। सब में अगर ऑब्जर्व करोगे तो पहला वाला जो है a, वो तो हर किसी में आ रहा है, हाँ भाई हर किसी में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब nth टर्म जो होगा उसमें भी पहले a आएगा, बिल्कुल सही बात है। उसका d में अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर 2 है तो 1d आया, 3 है तो 2d आया, 4 है तो 3d आया, 5 है तो 4d आया। यानी कि जितना यहाँ पर दिख रहा है नंबर, उससे एक
कम यहाँ पर आ रहा है। अगर 5 है तो यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है। इसका मतलब अगर हमें nth टर्म निकालना है तो हमें यहाँ पर n-1 लेना पड़ेगा, एक कम लेना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो n में से 1 घटा देंगे और साथ में d को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा nth टर्म। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, इसे पूरा अच्छी तरह से याद रखना है, एकदम इसको बाबू सोना की तरह एकदम प्यार से इसको दुलारना है और याद रखना है, ठीक है। और इस nth टर्म को हम लोग कुछ tn करके भी लिखते हैं, कुछ कुछ बुक्स में दिया रहता है, जैसे RX वर्ल्ड का बुक में दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। तो इसको a + n-1 × d बोलते हैं, फॉर्मूला को ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर मुझे a17 निकालना है, a17 यानी कि 17th टर्म निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन को लिख के दिखाते हैं। क्या लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को? a5 को a + 4d लिखें, a4 को a + 3d लिखें। तो a17 को क्या लिखोगे? a प्लस और 17 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 था तो 4 आया, 4 था तो 3 आया, 3 था तो 2 आया, तो 17 है तो यहाँ पर क्या आएगा? 17 में एक कम करो, तो 17 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 - 1 होता है हमारा 16d होता है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट देख के ऑब्जर्व किए, हमें यही ज्यादा इस्तेमाल करना है। अगर ये तुम्हें नहीं याद रहता है तो फिर इस फॉर्मूले में जरिए पुट कर देना, n के जगह पर 17 - 1 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से इसका आंसर बता दो, a20 का क्या आ जाएगा? क्या ये कुछ ऐसा आएगा? a + 20 के बाद वाला क्या होगा बताओ? 20 के बाद वाला, हाँ 20 के बाद वाला हमारा आ जाएगा, एक कम करेंगे तो 19d आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से बनने वाला है। इसी तरह से अगर तुम्हें a42 निकालना है तो ये हो जाएगा a + 42 में एक कम करेंगे यानी 41d हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि अगर हम AP निकाल रहे हैं, AP तो पढ़ रहे हैं, अरे ये वाला AP, यहाँ पर n की जगह पर P आ जाएगा, तो क्या करोगे? इसी तरह से अगर AQ निकालना है तो क्या करोगे? इसी तरह से मन किया कि चलो ना MN निकाल लेते हैं, AMN, तो क्या करोगे? अगर तुम्हें AP निकालना है तो इसका मतलब है कि इस n के जगह पर P रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या रखोगे? a + P - 1 × d रखोगे। फिर अगर AQ निकालना है तो यहाँ पर n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा? Q रखना पड़ेगा, a + Q - 1 × d। फिर अगर MN है तो n के जगह पर तो भाई MN रखना पड़ेगा, सीधा हटाना है, रखना है और आंसर निकालते जा रहा है, ठीक है। हटाना है, रखना है, पुट करना है और आंसर निकालते जाना है। इस तरह से ये MN टर्म निकल गया। तो एक यहाँ पर हम तुम्हें होमवर्क दे रहे हैं, इसको तुम क्या करोगे? मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये रहा तुम्हारा होमवर्क और कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर हमारा क्या आने वाला है। बात समझ में? अब चलो यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? फाइंड द 5th टर्म, 15th टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन AP। ये हमारा AP दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? इन सारी चीजों को फाइंड करना है। तो देखो 5th टर्म निकालना है, यानी 5वां जगह पे कौन सा नंबर आ रहा है, 5th जगह पे कौन सा नंबर आ रहा है। सिर्फ 15th टर्म यानी कि 15th पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है। nth टर्म यानी कि nth पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, an = क्या होता है? a + n-1 × d होता है, ठीक ना। अभी हमने पढ़ा है, इसी चीज का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो देखो nth टर्म में अगर हमें निकालना है, a का जरूरत है और d का जरूरत है, तो a और d तो पहले फाइंड कर लो ना। कहाँ से फाइंड करोगे? तो ये जो AP दिया हुआ है इसी में से हम लोग यहाँ पर nth टर्म और बाकी a और d को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a क्या होता है? a होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 3 है, ठीक है। अब आ जाते हैं d क्या है? तो d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि a2 - a1। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट तुम बना लो तो वो भी चलेगा। डायरेक्ट कैसे? सीधा लिखना d = सेकेंड टर्म यानी कि 5 को पहले लिख दिए माइनस फर्स्ट टर्म को 3 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला लेके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो a और d हमारा निकल गया। अब क्या निकालना? फर्स्ट में हमें निकालना है 5th टर्म। क्या निकालना है? 5th टर्म निकालना है। 5th टर्म को क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे a5 जो भी तुम्हारा टर्म होता है, 3rd टर्म, 4th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 10th टर्म। तो 10th टर्म को लिखते हैं a10, 7th टर्म को लिखते हैं a7, 5th टर्म को लिखेंगे a5। और a5 को कैसे लिख सकते हो? a5 को a और d के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? पहले a लिखेंगे, फिर प्लस, और यहाँ पर 5 है तो क्या बताए थे? यहाँ पर n है तो n-1 करना है, तो 5 है तो 5 में एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो a + 4d हो गया। अब a और d का वैल्यू तो पता है ना, तो यहाँ पर पुट कर लो। a की जगह पर 3, 4 × d की जगह पर 2,
कितना आएगा, तो ये 3 प्लस 4 2 जा 8 और 8 3 कितना होता है 11 होता है भाई। तो ये हमारा आंसर आ गया 11। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा कर लेते हैं जल्दी से। फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म यानी कि यहाँ पर A15 लिख सकते हैं। तो A15 कितना होगा, तो इसको लिख सकते हो A प्लस 15 है तो उस पर एक कम करेंगे यानी कि 14D आ जाएगा। ठीक है, A के जगह पर पुट करेंगे 3 प्लस 14 इंटू D के जगह पर हमें रखना है 2। D की जगह पर कितना रखना है, तो D के जगह पर हमें रखना है 2। A के जगह पर 3 रख दिए यहाँ पर और D के जगह पर हम लोग रखिए 2। तो चलो इसे कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। तो ये लिखेंगे 3 प्लस 14 2 जा 14 का टेबल तो नहीं आता है भैया, बताइए 14 2 जा 28 होता है। अरे लिख के याद कर लो 14 का टेबल 2 से लेकर 20 तक का टेबल याद कर लोगे तो इजी पड़ेगा मैथ्स बनाने में, नहीं तो हालत खराब हो जाएंगे तुम्हारे। तो 3 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 3 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया ना याद करना है तो याद करना है, एकदम जरूरी है। अब यहां पर निकालना एंड निकालना थर्ड टर्म। थर्ड हमें क्या निकालना, थर्ड टर्म नहीं, थर्ड वाला क्वेश्चन करना है। थर्ड में दिया हुआ nth टर्म, ये फाइंड करो, nth टर्म फाइंड करो। nth टर्म मतलब होता है an तो ये दिया यूं, इसको फाइंड करने बोला है, हाँ इसी को फाइंड करने बोला है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा वो दिख जाएगा तुमको। देखो हमें nth टर्म निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है। a और d तो पता है, हाँ तो उसे रख लो। रखने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो a के जगह पर हम रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर रखेंगे 2। तो ये आ रहा है तुम्हारा 3 प्लस 2n जा 2n और 2 1 जा 2 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, आगे प्लस उससे कोई साइन फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर माइनस रहता तो साइन में थोड़ा सा चेंजेस आता, अभी कोई समस्या नहीं है। 2n को आगे लिख देंगे, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 1 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 2n प्लस 1। ये किसका है, nth टर्म का आंसर है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, जल्दी जल्दी करो। बताओ यहाँ पर अगर हमारे पास एपी कुछ ऐसा आता है 1 5 9 13, तो इसमें तुम्हें क्या निकालना है, इसमें तुम्हें क्या निकालना है, 12th टर्म निकालना है। तो चलो बना के दिखाओ जल्दी से, जल्दी तुरंत एकदम फटाफट, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी करना है। तो आई होप तुम्हारा हो गया होगा, 12th टर्म निकल गया होगा, बहुत ही आसान है, इजीली तो आ गया होगा तुम्हारा। तो मैं अब बनाऊं स्टार्ट करूं, लेट्स गो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमें निकालना है 12th टर्म। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अपने पूरी तरह से प्रोसेस की तरफ चलते हैं, कैसा प्रोसेस हमारा है, किस स्टेप में चलना है। पहले हमें लिखना होता है फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 1, फिर लिखना होता है क्वेश्चन की लड़ियां आएगी और तुम्हें बेस्ट कर जाएगी। तो आओ यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई विच टर्म ऑफ द एपी 21 42 63 84 इज 0। अरे भाई कौन सा टर्म हमारा इन एपी का 0 है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत ही मस्त सा सवाल है और काफी बार इसको बोर्ड्स में भी पूछा जा चुका है। तो आओ यहाँ पर देखते हैं 9th 11th 10th 12th स्कूल के एग्जाम में भी देते हैं। तो ये जो हमारा एपी है, इस एपी में कौन सा टर्म हमारा 0 होगा। क्या ये बात सही है, 0 होगा। 21 42 63 84 इज 0 0 0 0 0 0 0 0। अरे बाबा ये तो मेरे को कुछ गलत लगता है, क्या हो गया, कुछ तो गलत लगता है। रुको 1 मिनट वेट। यस ब्रो, ये हमारा गलत है। यहाँ पर होगा 210 होगा,
ठीक है। तो 210 हमारा है। विच टर्म ऑफ द एपी 21, 42, 63, 84 इज 210। तो यहां पर बोल रहा है कि कौन सा इस एपी का कौन सा टर्म हमारा 210 होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहां पर क्या करना, लेट nth टर्म बी 210। मान लेंगे कि हमारा nth टर्म कितना है, 210 है। ओके, अब देखो जो भी टर्म हमें निकालना होता है उसके लिए हमें a का जरूरत होता है और साथ में d का भी जरूरत होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले a कैलकुलेट कर लेंगे और d कैलकुलेट कर लेंगे। a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये 21 है तो यहाँ 21 लिख लेंगे। d होता है मेरा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 42 माइनस 21 और ये आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला है कि कौन सा टर्म हमारा 210 होगा, और इस टर्म को हमने क्या मान लिया है, इस टर्म को हमने an मान लिया है और ये हमारा 210 है। और यहां से तुम्हें क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू आएगा उसको सीधा टिक कर देना, वो तुम्हारा आंसर होगा। तो an को लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला कहता है। क्या कहता है फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहता है। अब यहाँ पर a की जगह पर 21 पुट कर लेंगे, n की जगह पर n1 और d की जगह पर 21 और ये 210 आ गया। ठीक है, इसको इजी वे में बनाने के लिए यहाँ पर देखो हम थोड़ा शॉर्टकट बना रहे हैं। क्या शॉर्टकट है भाई, ये 21 है, यहाँ पर भी 21 है, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें चलो कॉमन निकाल लेते हैं। तो 21 कॉमन आ गया, इस जगह पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, यहाँ पर 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ से 21 निकल गया तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा n माइनस 1 बच जाएगा। देखो ये इजी है, यहाँ पर इसमें लग गया तो लगा लिए, नहीं तो हमें जो जनरल तरीका होता है सॉल्व करने का वैसे करेंगे। इसको उधर लेके जाएंगे या फिर इसको यहीं पर सॉल्व कर देंगे, वैसे भी हो जाएगा। कैसे भी करके तुमको क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हुए सही तरीका लगाते हुए। अब ये राइट में क्या है हमारा 210 है, ये 21 मल्टीप्लाई में ये इधर है, तो हम क्या कर सकते, अच्छा 1 को 1 को तो काट सकते हैं, यहाँ पर n आया इक्वल टू 210 बाय ये 21 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इसको उधर लेके जाओगे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 21 से कितना बार में कट गया, 21 और 210 है, इसका मतलब 10 बार में कट जाता है। 21 10 जा 210, तो n का वैल्यू आ गया हमारा 10 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर n जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 10th टर्म हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा नेक्स्ट है, ये भी सिमिलर टाइप का है। विच टर्म ऑफ द एपी इतना इज 3, कौन सा इसमें टर्म जो है वो 3 होगा। तो क्या मैं इसे होमवर्क दे दूं, हो जाएगा तुमसे, ऑफ कोर्स हो जाना चाहिए, नहीं होगा। अच्छा चलो कर लेते हैं, ठीक ना, कर देते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। कैसे बनने वाला है तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन, और भी तुम्हें आर एस अग्रवाल का बुक से बना रहे हो तो वहां मिलेगा, आर डी शर्मा से मिलेगा, फिर तुम एनसीईआरटी में भी मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो वहां से तुम कर लेना, अभी मैं इसे सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला है कौन सा टर्म हमारा 3 है, तो पहले क्या करेंगे, लेट nth टर्म बी 3, nth टर्म को हम लोग 3 मान लेंगे। तो इधर से a क्या आएगा, a मेरा फर्स्ट टर्म और वो 5/6 है। d क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 माइनस 5/6। कितना करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम 6 आ जाएगा। 1 से 6 बार में कट गया, 6 1 जा 6 माइनस 6 से 1 बार में कट जाएगा, 1 5 जा 5। तो ये आ रहा हमारा 1/6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। a आ गया, d आ गया। अब क्या करोगे, हमें वो 3 कौन से टर्म में आ रहा है वो निकालना है। तो देयरफॉर हमने ये क्या किया, एज्यूम कर लिया कि nth टर्म हमारा 3 है। nth टर्म को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, थोड़ा मैं इधर आकर सॉल्व कर रहा हूँ, यूं कुछ यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, सांप सीढ़ी का खेल है और यहाँ पर हम पहुंच गए। a की जगह पर हम लोग पुट करेंगे a का वैल्यू, यानी कि 5/6 पुट करेंगे, प्लस n माइनस 1, डी की जगह पर d का वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। एलसीएम जब लोगे दोनों का डिनोमिनेटर में 6 ही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 प्लस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होने पे यही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये 5 प्लस n माइनस 1 प्लस है ना, ब्रैकेट एज इट इज खुल जाएगा, 6 उधर आएगा मल्टीप्लाई, 3 6 18, डायरेक्ट कर लेंगे। 5 में 1 गया तो 4 आया, 4 प्लस n इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना है, 18, 4 प्लस में उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। हाँ भाई माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर से 18 में 4 गया तो ये कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं हैंस 14th टर्म इज 3। तो यहाँ पर 14th टर्म हमारा क्या है, 3 है। तो इसी तरीके से हम लोग को करना है, और ऐसा टाइप का और भी क्वेश्चन मिलेगा तो
सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। यहाँ पर क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म, नाइन्थ टर्म, एक एपी का 4 और -8 दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा। तो ये वैसे क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि विच टर्म इज 0। तो फर्स्ट जैसे इसके पहले किया था ना, नीचे से ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, वही चीज यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर फर्क ये है कि एपी हमें नहीं दिया है, तो एपी के जगह पर कुछ और दिया है। क्या दिया है? थर्ड टर्म दिया है और नाइन्थ टर्म दिया है। तो जो दिया है ना, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले क्या दिया? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं? A3। थर्ड टर्म हमारा है 4 और इसको हम लिख सकते हैं थर्ड टर्म को, थर्ड टर्म है ना, उसको ए और डी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो तो क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे a प्लस 3 है तो उसमें एक कम करेंगे यानी 2d और ये आ गया 4। इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग को जो दूसरा दिया हुआ उसको लेंगे। दूसरा क्या है हमारा? नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको A9 बोल सकते हैं। और नाइन्थ टर्म हमारा है -8, तो यहां पर लिखोगे -8 लिखोगे, ठीक है। अब A9 को क्या किया जाए? इसको भी A और D के टर्म्स में लिखो। A9 को लिख सकते हैं A प्लस 9 है उसमें कम करेंगे और ये बन जाएगा हमारा 8D और ये आ गया हमारा -8 के बराबर। इसे ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। हो गया काम कंप्लीट। फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गया। थर्ड टर्म बोला था यानी A3 4, नाइन्थ टर्म बोला था यानी A9 -8। इसको A और D के टर्म्स में लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है? इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। क्या किया जाए? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को घटाएंगे ना, क्योंकि इक्वेशन 1 का डी वाला छोटा है, इसका डी वाला बड़ा है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे। तो इक्वेशन 2 को चलो पहले लिख देना है, जिससे घटा रहे हो उसको ऊपर में लिखा जाएगा, ठीक है। और जिस चीज को घटा रहे हो उसको नीचे लिखा जाएगा, a प्लस 2d और ये 4 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे। जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो नीचे वाले जो भी इक्वेशन होते हैं उनका साइन चेंज करते हैं, लीनियर इक्वेशन में पढ़े हैं। तो प्लस का माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस, a और a कट गया। 8d में से 2d जाएगा, कितना बचेगा? 8 में से 2d जाएगा तो हमारा बचेगा 6d। उसके बाद इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा और ये -12 आ जाएगा। तो d का वैल्यू कितना आ गया? -12/6 और 6 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में, तो 6 से कट जाएगा 2 बार में, ये आंसर आ रहा है -2 के बराबर। तो d हमारा हो गया -2, d आ गया। अब d को क्या करो? पुट करो, किसमें? इक्वेशन 1 में कहीं भी पुट कर सकते हो। पुटिंग d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करना है? पुट करना है। तो इक्वेशन 1 हमारा ये रहा और उसमें हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में a के जगह d के जगह पर -2 रखना है। 2 × -2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना है? प्लस माइनस माइनस 2 × 4 इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू आ रहा है 4, 4 को उधर लेके जाएंगे तो +4 होगा यानी कि 8 आ गया। तो a हमारा आ गया 8, a निकल गया, d निकल गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? बोला है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो एक काम करो, लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म भी 0। nth टर्म को क्या ले लिए? 0 ले लिए। तो देयरफॉर an हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब an को तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ये nth टर्म हमारा 0 है, इसका मतलब ये चीज हमारा 0 होगा। अरे होगा ना, वहां पर भी वैसे कर रहे थे, nth टर्म को 0 ले रहे थे। यहाँ पर जो बोला था 0, हमसे बोला ना कौन सा टर्म 0 होगा, तो nth टर्म 0 होगा। nth टर्म को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर लिए। एक बार में वहां पर स्टेप लगा दिए। a के जगह पर पुट कर देंगे, a का वैल्यू ये 8 आया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पुट करेंगे -2, तो यहाँ पर -2 रख लिए इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 8 इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 0। बाहर प्लस था तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये बस इसके कारण साइन चेंज होगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। अब क्या करेंगे? 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2n इक्वल टू 0। 10 2n को उधर लेके जाएगा तो प्लस 2n, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ रहा है? 10
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन हमारा है थोड़ा समझने वाला है इसके लैंग्वेज को। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एक बार अगर इसको समझ गए तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी को थोड़ा माइंड में मैपिंग कर पाना ही मुश्किल हो जाता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। अब यहाँ पर जो ये वाला वर्ड लिखा है ना, इसी में बच्चा क्या हो जाता है, हिल जाता है। तुम भी हिल गए होगे अभी ये सुनकर, और अगर नहीं हिले हो तो इसका मतलब बहुत अच्छा बात है, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, तुम इन चीजों को तुरंत कैचअप कर ले लो। तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में 17 टर्म हमारा एपी का जो है एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है। एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, एपी का ही 10th टर्म से ज्यादा हो जा रहा है। कौन ज्यादा हो जा रहा है भाई, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, ये 17th टर्म क्या हो जा रहा है, 10th टर्म से ज्यादा हो जा रहा है बाय 7। 10th टर्म से कितना ज्यादा हो जा रहा है, ये रहा 17th टर्म और ये रहा 10th टर्म। ये जो 17th टर्म है ये 10th टर्म से ज्यादा हो जा रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो 10th टर्म का वैल्यू से ज्यादा हो जा रहा है। कितना ज्यादा हो जा रहा है, बाय 7 ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 17th टर्म है यानी कि A17 वो हमारा 10th टर्म से 7 ज्यादा हो जा रहा है। 10th टर्म से ज्यादा हो जा रहा है, कितना ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 ज्यादा हो जा रहा है। तो A10 प्लस 7 जो आएगा ये तुम्हारा A17 के बराबर आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक 10 रुपए थे और एक मेरे पास 8 रुपए थे, ठीक ना। तो अगर हम बोले कि 10 रुपया जो है वो 8 रुपए से 2 ज्यादा है, क्या ये बात सही है? अरे बिल्कुल सही है भाई, 8 रुपए से 2 ज्यादा है तो 10 ही होता है ना। 8 रुपया था उसमें से 2 ज्यादा यानी 2 जोड़ लेंगे, 2 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। तो वही काम यहाँ पे बोल रहा है कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। बस ये लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन आसान हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कुछ नहीं करना है, अब इसे ए और डी के टर्म्स पे लिख लो, इजी है, हो जाएगा। 17th को पहले लिखेंगे ए प्लस डी में क्या लिखते हैं, 17 है तो एक कम करते हैं तो 16D आ जाएगा। A10 है तो इसको क्या लिखोगे, A प्लस, और यहाँ पे क्या लिखो 10 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9D लिख देंगे, 10 में एक कम कर देंगे और ये आ गया। दोनों तरफ A है काट देंगे कैंसल, 16D 9D को इधर लेके आएंगे तो -9D इक्वल टू कितना आ गया 7। 16 में से 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 7D हमारा कितना हो गया 7। तो इधर हमारा D कितना आ गया, D इक्वल टू 7/7, ये 7 है, डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा और D का वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, कॉमन डिफरेंस हमारा 1 आ गया। कितना लगा सॉल्व करने में बताओ तो, कुछ भी नहीं लगा, लेकिन इस चीज को समझना ही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। अब समझ गए होगे, अब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, बिल्कुल कर लेना, छोड़ना मत, ठीक ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी। एक काम करते हैं, इसको ना होमवर्क दे देते हैं, ये तुम लोग खुद से करके लाओ। ऐसा वाला किए हैं, nth टर्म दिया रहता है तो उसमें फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वो भी कर लोगे आराम से। 9th टर्म भी निकालना है, ये होमवर्क में इस समय नेक्स्ट लेक्चर में भी ले लूंगा, ठीक ना। इजी है, फिर भी करना, घर में ट्राई करना, और अगर हो जाएगा तो कमेंट में इसका आंसर कर देना तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम्हारा हो गया है, ओके ना। चलो ये क्वेश्चन भी कुछ पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा सिमिलर ही लग रहा है मुझे, तो आओ देखते हैं। इफ द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, 5th टर्म हमारा कितना था एपी का 31 दिया हुआ है। 25th टर्म जो है 144 मोर देन द 5th टर्म। अच्छा वैसे ही सेम टू सेम है, वहाँ एक्सीड्स बोला था, यहाँ पर बस मोर देन बोला है। क्या निकालना है हमें, फाइंड द एपी, एपी निकालना है। एपी के लिए क्या चाहिए, तो एपी जो एक्सप्रेशन लिखा हो रहता है ना सीक्वेंस के फॉर्म में, बस वो लिखना है। तो उसमें हमें ए और डी की जरूरत है और उसके हिसाब से हम लोग टर्म्स को बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो चलो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या हमारा दिया है। फाइंड इफ द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 31। यहाँ पर हमें बोला है कि 5th टर्म हमारा 31 दिया हुआ है। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि तुम एक काम करो, a प्लस 4d इक्वल टू 31 लिख लो। ऐसा क्यों लिखना है, अरे यहाँ पर a5 है ना, इसको a और d के टर्म्स में कैसे लिखोगे, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 5 है तो उसमें एक कम करोगे तो 4 आ जाएगा और a प्लस 4d इक्वल्स टू 31 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसे हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, वैसे इक्वेशन बनेगा। अब आते हैं दूसरा, सेकंड हमें क्या कह रहा है कि 25th टर्म जो है, 25th टर्म यानी कि A15 ना A25 आएगा, ठीक है।
25th टर्म इज, इसके लिए इक्वल टू डाल देना 144 मोर देन द 5th टर्म। 25th टर्म 5th टर्म से 144 ज्यादा है, 5th टर्म से 144 ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। A25 को A और D के टर्म्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा A प्लस 25 में एक कम करेंगे 24। A5 को क्या लिखेंगे तो ये लिखेंगे A प्लस 4D लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। अब तुम्हें यहाँ लग रहा होगा कि A5 को हम लोग तो ये रख सकते थे 31, हाँ रख तो सकते थे यहाँ पर A5 की जगह पर, रख लेते हैं तो दो इक्वेशन बनता, फिर सॉल्व करते थोड़ा दिमाग लगता, वहां पर लीनियर इक्वेशन लगाना पड़ता। इसमें क्या होगा ना, लीनियर इक्वेशन लगाने का जरूरत ही नहीं है, झंझट ही खत्म। A और A को काट दो, ठीक है, कट गया ना, A खत्म, D आ जाएगा यहाँ से 24D, D को इधर लेके आएंगे तो -4D इक्वल्स टू 144 आ गया, और इसको अगर घटाते हैं तो ये 20D आ जाएगा इक्वल्स टू 144। तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ गया तो ये 144 और 20 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड होगा, 2 से कट गया 10 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, तो कितना आ रहा है, ये 7.2 आ रहा है, 7.2 आ रहा है। बात सही है। तो D का वैल्यू हमारा आ गया 7.2 और हमें क्या निकालना है, A निकालना है। तो D को पुट करते हैं वहां पर, तो इधर नीचे लिखते हैं पुटिंग D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में D का वैल्यू को पुट करेंगे। चलो देखो, तो A प्लस 4 टाइम्स ऑफ D, 4 टाइम्स ऑफ D, 4 टाइम्स ऑफ D, 4 टाइम्स ऑफ D कितना, 4 टाइम्स ऑफ D यानी कि D की जगह पर 7.2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 7.2 इक्वल टू 31 आ गया। तो इधर लिख सकते हैं A और ये कितना आएगा, 4 2 8, 4 7 28 होगा, है ना, और इक्वल टू 31। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ गया, A आ गया 81, 81 नहीं 31। क्या कर रहा है भैया, भैया नहीं क्या कर रहे हैं, 31 माइनस इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 28.8 और ये कितना आ जाएगा, 31 में से 28.8 को घटाएंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है 31 माइनस करेंगे 28.8, इसके बाद तो पॉइंट दिया नहीं था तो जीरो लगा के माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 10 में 8 गया तो 2 बचा, बोरो लेकर 0 हो गया, फिर बोरो लेंगे, 10 में 8 गया 2 और ये 0, तो ये आ रहा है 2.2। तो A आ गया 2.2 और D आ गया 7.2 और AP हमारा क्या हो जाएगा, तो नीचे बस इतना लिख देना, हेंस द AP क्या हो जाएगा, पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा 2.2 है, फिर सेकंड टर्म लिखते हैं, सेकंड टर्म कैसा होता है, 2.2 में से 7.2 को जोड़ देंगे, 2.2 में से 7.2 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4 7 2 9, तो ये आ गया 9.4। फिर थर्ड टर्म निकालना तो क्या करोगे, फिर से 2.2 जोड़ दोगे, 2.2 नहीं 7.2, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको जोड़ते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारे कितना है 7.2 है, उसी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 6 और 9 7 16 आ जाएगा, यानी कि 16.6। तो ऐसे कर करके तुम्हें सारे AP के टर्म्स मिल जाएंगे। तो कितना टर्म्स लिखा है यहाँ पर, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, बस 3 4 लिखो काफी है, उतना ही लिख के हमें बस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना है। तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये वाले क्वेश्चन करके दिखाओ, थोड़ा वीडियो को पॉज करो और फिर क्वेश्चन करो। आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो आ जाओ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं तुमने जो बनाया वो यहाँ पर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म्स ऑफ एन AP इज 7, यहाँ पर कह रहा है सम है, सम मतलब जोड़ना होता है, किसको जोड़ना है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि तीसरा टर्म और एथ टर्म, इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म, यदि थर्ड और एथ टर्म एक AP का अगर हम सम करते हैं तो 7 आ रहा है। ओके जी, ये तो समझ में आ गई बात। एंड द सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज -3, और दूसरा कह रहा है, दूसरा एक हमारा अफ्रीकन लैंग्वेज में बोल रहा है और एक हमारा जोम्बियन लैंग्वेज में बोल रहा है ना। तो यहाँ पर थर्ड और 18th टर्म हमारा कितना है, 7 है, और हमसे पूछा है कि 7th और 14th टर्म का जो सम है वो भी हमें -3 दिया हुआ है। बताओ भाई nth टर्म क्या आएगा। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आओ चलो करते हैं। तो पहले जो भी हमें बोला ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या बोला है,
तो ये बहुत कुछ बोला है। पहले बोला थर्ड टर्म और एथ टर्म का सम, थर्ड टर्म को लिखेंगे A3, एट्थ टर्म को लिखेंगे 8 और इसका कितना वैल्यू है 7। तो देखो ये जो तुम्हारा दिया हुआ है A3 8, क्या इसको हम लोग A और D के टर्म्स में लिख सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हमेशा तुम्हें सोचना है A और D, A और D के टर्म्स में अगर लिखा हो रहा तो फिर उससे लिखकर हम आसानी से बना सकते हैं। ये तो लिखा हुआ है नहीं तो लिखना पड़ेगा। A3 को क्या लिख सकते हैं? A3 को लिख सकते हैं A + 2D। क्या सही बात है? A लिखेंगे और जितना यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो उसमें एक कम कर देंगे। A8 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A + 8 में एक कम करेंगे 7, तो 7D इक्वल्स टू कितना आ गया? 7 आ गया। A और A को जोड़ देंगे तो 2A और 2D + 7D कितना हो गया? 9D और इक्वल्स टू 7 आ गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से क्या करना है, दूसरे वाले इक्वेशन को भी तुम्हें फॉर्म करना है। तो दूसरा वाला इक्वेशन कर रहा है कि 7th टर्म और 14th टर्म का जो सम है वो -3 है। तो इसको भी A और D में लिखेंगे। 7th को लिख सकते हैं A + 6D, 14th को लिख सकते हैं A + 13D और ये हमारा आ जाएगा -13। A और A को जोड़ दोगे तो ये आएगा 2A और इनको आपस में जोड़ते हैं 6 और 3 9 होता है 19D आ गया और ये -13। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जैसा हम लोगों ने सीखा है, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। इसमें देखो 2A कैंसिल होगा ना, D वाला ये बड़ा है ये वाला छोटा है, तो इसको ऊपर इसको नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 ओके फ्रॉम इक्वेशन 2। यस, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटाना है। तो इक्वेशन 2 में से घटाना है तो क्या काम करना है, तो 2A + 19D इक्वल्स टू -3 जो दिया हुआ है ये सेकेंड इक्वेशन, इसको ऊपर लिखेंगे और जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। 2A + 9D इक्वल्स टू 7। ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। घटाने बोला है तो घटाने बोला है, नीचे वाले का सारा साइन चेंज करो। चलो प्लस को चेंज करते हैं माइनस में, प्लस को माइनस में, प्लस को माइनस में, हो गया भाई चेंज। 2A कट गया क्योंकि ये प्लस माइनस था, कैंसल होता है। यहाँ पर 19D - 9D करेंगे तो ये आएगा 10D। 3 और 7 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 10। तो D कितना आया? -10/10। ये मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर लेके जाओगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 10 और 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आ गया। तो D का वैल्यू यहाँ पर कितना है? -1। D आ चुका? जी हाँ, D आ चुका है। अब क्या निकालना है? A निकालना है। उसके बाद फिर nth टर्म निकालना है। तो एक काम करते हैं A को हम लोग यहाँ पर कहाँ निकाल रहे हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाता ना बढ़िया होता। यहाँ पे A को निकाल लेते तो पुटिंग D इन इक्वेशन किस में रख ले? बोलो, इक्वेशन 1 में ही रख लें। यही अच्छा लगता है ना तुमको भी, हमको भी यही अच्छा लगता है। क्या करें, चलो इसी में रख लेते हैं। 2A + 9D था, D की जगह पर -1, तो 9 टाइम्स ऑफ -1 = 7। तो लिखेंगे 2A + -9 = 7। तो 2A = क्या आ गया? 7। 9 को उधर ले जाओगे +9 होता है और इनको जोड़ोगे तो 16 होता है और इनको डिवाइड करोगे 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा और ये कितना आ जाएगा? ये हमारा 8 आ रहा है। तो A का वैल्यू हमारे कितना आ गया? 8 आ गया। अब क्या करना है? अब हमसे बोला था nth टर्म निकालना है, तो चलो nth टर्म निकाल लेते हैं। अब काम कंप्लीट है, हमें A और D पता चल चुका है और हमें कुछ चीज़ का जरूरत नहीं है। nth टर्म निकालने के लिए बस हमें यहाँ पर an का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। an का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है A + n-1 × D होता है। और क्या करना है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी किए हैं। nth टर्म को निकालने के लिए A और D पता रहता है तो फिर डायरेक्ट पुट कर देंगे A और D की जगह पर। A के जगह पर यहाँ पर 8 रखेंगे, n-1, D की जगह पर -1 रखेंगे तो ये -1 हो गया। तो कितना आ रहा है? 8 प्लस माइनस माइनस और 1 से मल्टीप्लाई करोगे n-1, ठीक है। उसके बाद माइनस को अंदर लेके जाओ, थोड़ा अच्छा रहेगा। माइनस प्लस माइनस n माइनस माइनस +1 होगा, ठीक है। 2 स्टेप में तोड़ दिए। 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9 और 9 - n क्या आ जाएगा हमारा? ये nth टर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना था? रिलेशन बनाना था, सिंप्लीफाई करना था यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का यूज करते हुए और फिर A निकाल लिए, D निकाल लिए, nth टर्म हमारा सीधा पुट करने से निकल आया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो एक बार इसको दोबारा घर में प्रैक्टिस करना, एकदम जरूर करना मेरे लिए एकदम। इसके बाद ये क्वेश्चन करो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 APs। एक AP ये दिया हुआ है एंड दूसरा AP हमारा ये है R सेम।
हमें क्या बोल रहा है कि किस n के वैल्यू के लिए, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में n के कौन से वैल्यूज के लिए यहाँ पर जो nth टर्म्स आएगा इस एपी का और इस एपी का वो क्या होगा हमारा सेम हो जाएगा, ठीक ना। और फिर क्या है, ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, और उस टर्म को भी निकालना है, ठीक ना। तो दो चीज हमसे फाइंड करने बोला है, बोला n का वैल्यू बताओ कि जिसके लिए इन दोनों का जो nth टर्म होगा वो सेम हो जाएगा, और साथ ही साथ हमें पूछा गया है कि जो टर्म है, जैसे 5th टर्म आया, 7th टर्म आया, 18th टर्म आया, 18th टर्म दोनों का क्या आ गया, सेम आ गया, तो वो 18th टर्म का वैल्यू क्या होगा वो भी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ये क्लियर बोल दिया है कि इसका nth टर्म और इसका nth टर्म आपस में सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों का पहले हम लोग nth टर्म निकालेंगे, उसके बाद फिर दोनों को सेम कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर एपी, कौन सा एपी, पहले फर्स्ट वाला ले लो, 13, 19, 25 डॉट डॉट डॉट। तो इधर अगर हम a निकालना चाहे तो a क्या हो जाएगा, a होता है हमारा फर्स्ट टर्म और ये कितना है, 13 के बराबर है। d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे यानी कि 19 माइनस 13 करोगे और ये हमारा आ जाएगा 6, d का वैल्यू आ गया हमारा 6। अब क्या करना है, nth टर्म निकालना है इसका, nth टर्म यानी कि हमें an निकालना है, और ये an क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, याद किए भी अच्छे से, याद हो गया होगा तुम्हें शायद, ठीक है। नहीं याद हुआ है तो हो जाएगा, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, ये हमारा 13 है, प्लस n तो हमें पता ही नहीं है तो यहाँ पर n को n रखेंगे, माइनस 1, d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है तो यहाँ 6 रख लो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 13, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6n जा 6n, 6 को 1 के साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस, और 6 1 जा 6 आ जाएगा। फिर इनको सॉल्व करो, 6n को आगे लिख देंगे प्लस में ना, 13 में से 6 को घटाओ तो 13 में से 6 जाएगा तो ये बच जाएगा तुम्हारा 7 और ये प्लस 7 आ गया। तो पहले एपी का हम लोगों ने nth टर्म निकाल लिया, इसी तरह से दूसरे एपी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर nth टर्म निकालेंगे। तो फॉर एपी, दूसरा एपी हमारा क्या है, 69 है, 68 है, 67 है, डॉट 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 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसमें अगर a बोलोगे तो a क्या होगा, a होता है फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है 69, और d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म, ये जो 68 है ये हमारा सेकेंड टर्म है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ। तो 68 माइनस 69 आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। तो a और d निकल गया ना। इसके बाद क्या करोगे, nth टर्म निकालोगे, ये जैसे इस जगह पे निकाला ना वैसे यहाँ पर भी निकालना है, nth टर्म निकालना है हमें, और ये होता है an, और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर क्या करो, इस जगह पे भी पुट करो a और d, a का वैल्यू 69 तो रख लो यहाँ पर, फिर n माइनस 1, d के जगह पर -1 तो -1 रख लो। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 69 को 69 लिखेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आगे प्लस है तो आगे प्लस है तो वो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर इसके अंदर में बनेगा ना, वही सारा साइन भी वापस से बनने वाला है। तो हम एक ही जगह पर करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अरे देखो ऐसा ना, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस आया, एक बाहर एक प्लस था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बस ये करना है, तो यहाँ पर आएगा -n, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 69 माइनस n प्लस 1 आ गया, और इसे लिख सकते हैं 69 प्लस 1 70 माइनस n। तो दोनों का हम लोगों ने क्या किया, nth टर्म हम लोगों ने बहुत अच्छे से निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का जो nth टर्म है वो हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का nth टर्म को सेम कर लेंगे। सिंस बोथ एपीज nth टर्म्स आर सेम, दोनों ही एपी का जो nth टर्म है वो हमारा सेम है। तो जब सेम है इसका मतलब दोनों का जो nth टर्म होगा वो बराबर हो जाएगा। तो इसका है 6n प्लस 7, फर्स्ट वाले एपी का जो हमारा nth टर्म है वो 6n प्लस 7 है, और दूसरे एपी का कितना है, 70 माइनस n है ना। तो यहाँ पर क्या रखोगे, 70 माइनस n रखोगे। अब n को एक साइड करो, ये माइनस है इधर आके हो जाएगा प्लस भाई, 77 को उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा माइनस, इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 7n, और इनको घटाओगे तो ये आ जाएगा 63। 7 से 9 बार में कटता है 63,
है ना। 7 का टेबल में 9 बार में 63 कट जाता है और n हमारा आ गया 9। तो n के कौन से वैल्यूज के लिए ये चीज तुम्हारा सेम हो रहा है? 9 के लिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 9th टर्म हमारा क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। n का वैल्यू हमारा 9 आ गया, पहला आंसर हो गया। अब बोला है फाइंड दिस टर्म, इस टर्म को हमें निकालना भी है। टर्म को निकालना भी है यानी कि हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? नाउ अब हमें इस 9th टर्म को निकालेंगे। तो 9th टर्म किससे निकालोगे? जहां से तुम्हारा मन कर रहा है, इसमें से निकालना है, इसमें से निकाल लो। इसमें से निकालोगे तो ये भी चलेगा, कहीं से भी बात यहाँ पर हो जाएगा और दोनों जगह पर भी सेम आएगा। जैसे यहाँ पर 9th एंड 9th टर्म निकालना है ना, 9th टर्म का मतलब हो गया A9 निकालना है, A9। तो n के जगह पे क्या पुट करोगे? 9 पुट कर देंगे बेसिकली। तो 6 × 9 कितना होगा? 6 9 जा 54 और प्लस 7 करोगे तो ये 71 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर हम n के जगह पर 9 पुट करते हैं तो 70 - 9 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 61 आए, इधर भी आएगा। तो कहीं पर भी रखो जहां तुम्हारा मन कर रहा है, दोनों जगह में से किसी जगह पर रख सकते हो। तुम सेकंड वाला में रख ले रहे हैं तो वहां इजी पड़ेगा। 70 माइनस n के जगह पर कितना पुट कर देंगे? 9 और ये कितना आ गया? 61। तो इसका आंसर हमारा हो गया 61 के बराबर। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन बना, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें चेंज भी कर सकता है, वैल्यूज को दूसरा कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप जो है ऐसा ही रख सकता है। ओके, क्लियर ये चीज? तो देखो अब यहाँ पर इसमें कुछ और क्वेश्चन भी हैं जिसे कराना है, बट ये वीडियोस काफी लंबा हो चुका है। तो 3-4 क्वेश्चन और था जिसे मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, तुम लोग घर में उसे ट्राई करना, बुक का हेल्प लेते हुए। अगर तुम्हारे पास जो भी बुक है उसका हेल्प लेते हुए करना, ठीक है? उसे मैं नेक्स्ट वीडियोज में कवर करूंगा। 3-4 क्वेश्चन है, बस उसको डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा, वहां पर से डाउनलोड करना और फिर उसे करना घर में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।